गुणनफल का जो संबंध है उसको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से प्रूफ किया था। अभी भी हमें यही करना है, लेकिन हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम एक एक करके। और इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें HCF और LCM ज्ञात करना है और किसकी जांच करना है। ये जो समीकरण है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, इसकी हमें जांच करना है। यानी हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के HCF व LCM निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन संख्याओं का गुणा करके देखेंगे जो दी हुई है हमारे पास। इन संख्याओं का गुणा कर देंगे और फिर हमारे पास जो LCM और LCM आएगा उनका गुणा कर देंगे और ये देखेंगे कि ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास इक्वेशन है उसे प्रूफ करने के लिए हमें HCF और LCM की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए हमें गुणनखंड निकालने होंगे। तो हम 26 और 91 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, इस प्रकार कॉलम बनाते हैं और दाईं ओर संख्या दी हुई उसे लिख लेते हैं और उस संख्या का भाग देते हैं छोटी से छोटी संख्या जिसका इस संख्या में भाग जा सकता है। देखिए इकाई के अंक में सम संख्या है यानी 2 का भाग चला जाएगा। सबसे पहले हम देंगे 2 का भाग। देखिए 2 का भाग दीजिए, 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब देखिए पूरा भाग चला गया है, अगला अंक 6 है यानी 2 तिया 6। अब देखिए 13 में केवल 13 का ही भाग जाता है क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। इस प्रकार हम 13 का भाग 13 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। इस प्रकार हमें 26 के अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 2 और 13। अब हमें इन्हें इस प्रकार लिखेंगे। इस प्रकार 26 के गुणनखंड हो गए 26 बराबर इन दोनों का गुणा यानी 2 गुणा 13। अब हम 91 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए इस संख्या के इकाई के अंक में 1 है यानी विषम संख्या है। इसका मतलब है इस संख्या में किसी भी विषम संख्या का भाग जाएगा। अब कौन सी विषम संख्या का भाग जाएगा, आइए चेक करते हैं एक एक से। देखिए इसके पहले आपने विभाज्यता के नियम देखे होंगे, उसमें हमें एक एक से चेक करना है। अब 3 के लिए क्या होता है, संख्याओं को जोड़कर देखते हैं और उसमें यदि 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी 3 का भाग जाता है। तो 9 और 1 10 और 10 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब है इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग तब जाता है जब इकाई के अंक में 5 हो या 0 हो। इसका मतलब है कि इस संख्या में 5 का भाग भी नहीं जाएगा। अब देखिए 7 के भाग जाने के लिए क्या नियम है कि इकाई के अंक का दुगुना हम घटा करके देखते हैं इसमें, यानी इकाई के अंक 1 का 2 गुना यानी 1 गुणा 2 बराबर 2, यानी हम 2 को घटाएंगे 9 में। देखिए 9 माइनस 2 हो जाएगा 7। अब देखिए 7 में 7 का भाग जाता है, इसका मतलब है कि इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। देखिए इसी प्रकार से आपको चेक करते जाना है, ये रफ वर्क है, आप इसे रफ में करते जाइएगा। देखिए सबसे पहले भाग जाएगा छोटी संख्या का 7, यही हमें मिली है जांच करने पर। अब हम देते हैं 7 का भाग। देखिए 7 का भाग 1 बार जाएगा, 2 बार तो बड़ी संख्या हो जाएगी इससे। इसका मतलब है कि 7 एकम 7 1 बार गया और 9 7 कम है 9 से तो घटा देंगे हम 9 ऋण 7, कितना आ जाएगा 2। और 2 और अगला अंक शामिल होने पर कितना हो गया 21। जोड़ना नहीं है, अगला अंक उसी के बाजू में लिखना है, यानी कि कितना हो जाएगा 21। 2 9 में 7 घटाए 2 और 1 आगे है अंक, इसलिए दोनों मिला करके कितने हो गए 21। और 7 तिया कितना हो जाएगा यह 21, 3 बार में 21 आ गया। देखिए इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि 13 7 कितना होता है 91, इसका मतलब हमने सही भाग किया। अब 13 अभाज्य संख्या है यानी 13 में किसका भाग जाएगा, 13 का ही। कितनी बार जाएगा, 1 बार। देखिए हमारे पास 91 के गुणनखंड प्राप्त हुए 7 और 13। हम 91 को इन दोनों के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे कुछ इस प्रकार।
देखिए दोनों गुणनखंड आ चुके हैं हमारे पास 26 के और 91 के, और दोनों में कोई भी एक से दो बार रिपीट नहीं हुआ है, 4-5 बार ऐसा नहीं आया। घात लगाने की ज़रूरत हमें नहीं। आइए अब हम इनके HCF व LCM निकाल लेते हैं। देखिए हम HCF 26 और 91 का इस प्रकार लिख देते हैं, इससे हमें समझ में आ जाता है कि हम HCF किसका लिख रहे हैं, 26 और 91 का। HCF में क्या होता है, उभयनिष्ठ की छोटी घात वाला पद आता है। देखिए उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ 13 है, और 13 में ऐसी छोटी बड़ी घात का सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक ही घात है। यहाँ 2 की घात रहती तो हम छोटी घात वाला लिखते। यहाँ पर तो दोनों बराबर ही घात है और उभयनिष्ठ 13 ही है। इसका मतलब है यहाँ पर इनका HCF क्या होगा, 13। देखिए और कोई उभयनिष्ठ रहता तो हम इसके गुणा में उसको भी लिख देते, लेकिन यहाँ नहीं है। इसका मतलब है इनका HCF क्या होगा, 13। अब हम लिखते हैं LCM। देखिए 26 और 91 का LCM क्या होगा। LCM में क्या होता है, दोनों के गुणनखंड में, जैसे 26 के गुणनखंड में यहाँ पर 26 है और यहाँ 91 है, यानी इसके गुणनखंड में इन दोनों के गुणनखंड के सभी अंक आएंगे, लेकिन बड़ी घात वाले। बड़ी घात वाले कौन से होंगे, जो उभयनिष्ठ होंगे, उनमें हमें चुनना है बड़ी घात वाले। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, इसका मतलब 2 आएगा। गुणा, अब 13 यहाँ है, यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखना है। यदि इनमें से जो बड़ा होता, बड़ी घात वाला होता, 2 की घात रहती यहाँ, या यहाँ पर 3 की घात रहती, तो हम जो भी बड़ी घात होती उसको लिख देते। यहाँ पर तो केवल दोनों में उभयनिष्ठ 13 है, तो हम उसे लिख देंगे। LCM में बड़ी घात वाले लिखने हैं, और उभयनिष्ठ रहे तभी हमें उन्हें बड़ी घात वाले लिखने हैं, अथवा हमें सभी अंक शामिल करने हैं। अब 7 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो 7 भी शामिल हो जाएगा यहाँ। और देखिए 7 की घात जितनी भी है वही आएगी, 7 ही है। अब देखिए इसका हम मान निकाल लेते हैं, गुणा कर दीजिए। 13 दूनी 26 गुणा 7 बच गया था, उसका गुणा कर देते हैं। अब 7 छक 42, 42 की 2 हासिल की आई 4, 7 दूनी 14 और 4 18। देखिए आप गुणा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आगे चलकर हम इन्हें बराबर गुणा, इन दोनों का तो गुणा करना ही पड़ेगा, तो इन्हें काटना है उसके बराबर रख के। यदि आपने गुणा कर दिया है तो भी अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन प्रूफ करना है। उसमें क्या था, दो संख्याओं का गुणा, यानी 26 और 91 का गुणा बराबर HCF गुणा LCM। अब हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास दो संख्याएं दी हुई है उनका गुणा कर लेते हैं, यानी 26 गुणा 91 बराबर कितना आ जाएगा। ये आप रफ में कर सकते हैं, चलिए रफ में कर लीजिए। इन दोनों का गुणा करेंगे, सबसे पहले 1 का गुणा इसमें करेंगे, तो 1 गुणा 6 में करेंगे तो 6 ही होगा। फिर 2 में करेंगे 1 का गुणा तो 2 ही होगा। अब बारी है 9 की, एक जगह हम छोड़ देंगे। 9 छक 54 की 4 हासिल की आई 5, और 9 दूनी 18 और 5 23। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 6, यह भी हो जाएगा 6, यह 3 और यह 2। आ गया हमारे पास गुणा होके 2366, 2366। ठीक है, दो संख्याओं का गुणा आ चुका है। अब हम HCF और LCM का गुणा कर लेते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, HCF 26 और 91 का गुणा LCM 26 और 91। देखिए HCF क्या था 26 और 91 का, 13 गुणा 182 LCM। तो कर दीजिए 13 गुणा 182, 13 का ही गुणा डायरेक्टली कर देते हैं हम। 13 दूनी 26 की 6 हासिल के आई 2, 13 8 104 और 2 106 हो गए। हासिल की 2 थी और 13 8 104 यानी 106 हो गए टोटल। अब 106 की 6 और हासिल की आ गई कितनी, अब 10। ठीक है, और 13 एकम 13 और 10 23। देखिए अब हमने जो पहले गुणा किया था दो संख्याओं का, उन्हें इक्वेशन 1 दे दीजिए, समीकरण
और इसको समीकरण 2। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा है, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब है दो संख्याओं का गुणा बराबर, ये सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार हम लिखेंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM, और यही हमें सिद्ध करना था। आई होप आपको यह क्वेश्चंस क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास 510 और 92 में वही इक्वेशन हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। फिर से हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से इस प्रकार इन संख्याओं को लिख लेंगे और उनके गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 510 में इकाई के अंक में 0 है, यानी 2 का भाग जाएगा इस संख्या में। देखिए इसमें 2 का भाग दीजिए, 2 दूनी 4 और 5 में 4 घटा देंगे। देखिए 2 बार में आया 4, 5 में हमने 4 घटाया, बचा 1, और अगला अंक यहाँ पर कितना है 1, और यहाँ पर कितना बचा था 1। अगला अंक को साथ में ले लेने पर कितना हो जाएगा, यह 11। अब देखिए 2 का भाग दीजिए, 11 तक तो नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितना आएगा 10। यहाँ था 11, 11 में 10 घटा देंगे, कितना बचेगा 1। देखिए हमने 5 बार भाग दिया और 10 आया, 10 11 में 10 घटाया 1 बचा, यहाँ 1 बचा, और अगला अंक शामिल करने यानी 0 को शामिल करने पर कितना हो गया 10। अब 2 का भाग दीजिए 10 तक, यानी 5 बार, इतना आ गया। अब देखिए इकाई के अंक में 5 है, यानी इसमें किसका भाग जाएगा, अब 5 का। अब हम इनको जोड़कर भी देख लेते हैं कि 3 का भाग जा सकता है या नहीं। 5 और 5 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले छोटी संख्या यानी 3 का भाग देंगे। देखिए 3 में 2 में 3 का भाग नहीं जाता, अगला अंक शामिल करने पर यह हो जाएगा 25, और 3 का भाग जाएगा इसमें 8 बार और आ जाएगा 24। 25 में हम 24 घटा देंगे, बचेगा 1, और अगला अंक शामिल करने पर यह हो जाएगा 15। 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, क्योंकि 3 5 15। अब देखिए इसमें 3 का भाग जा सकता है क्या, 8 और 5 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता, यानी इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब हम देंगे इसमें किसका भाग, इकाई के अंक में 5 है, यानी इसमें अगला अंक क्या होगा भाग जाने वाला 5। 5 का भाग दीजिए, एक ही बार जाएगा, क्योंकि 2 बार में तो 10 ज़्यादा हो जाएगा। जितने बार जाएगा उसको नीचे लिखते जाना है। 5 एकम 5, एक बार गया। अब बचा यहाँ 8 में 5 घटा दिया हमने, बचा 3, और अगला अंक शामिल करने पर यह हो गया 35, और 5 का भाग जाएगा 35 में 7 बार, क्योंकि 7 पाना 35, या 7 पंचे 35। अब देखिए फिर से 17 का भाग जाएगा केवल 17 में, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, और 17 का भाग जाएगा 17 में एक बार। इस प्रकार हमें 510 के गुणनखंड प्राप्त हो गए ये सारे। अब हम इन्हें 510 के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देते हैं कुछ इस प्रकार। देखिए हमें 510 के गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। इन संख्याओं का गुणनफल लिख लेंगे हम, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 510 के गुणनखंड आ गए हैं। कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई है, बार बार नहीं आई है, इसका मतलब हमें घात लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम 92 के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इकाई के अंक में 2 है, यानी सम संख्या है। इसका मतलब है कि इसमें सबसे पहले 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग दीजिए 4 बार और आ जाएगा 8, और 9 में 8 घटाएंगे 1, यहाँ बचा, और अगला अंक के साथ हो जाएगा यह 12, और 2 का भाग जाएगा 12 में 6 बार, क्योंकि 6 दूनी 12 या 2 छक 12। अब देखिए फिर से सम संख्या है इकाई में, इसका मतलब फिर से 2 का भाग जाएगा। देखिए 2 का भाग देंगे, 4 में जाएगा 2 बार, पूरा भाग चला गया, कुछ नहीं बचा यहाँ। अब अगला अंक 6 है, 2 का भाग जाएगा 6, पूरा भाग जाएगा 2 का 6 में 3 बार। अब देखिए आ गया 23, और 23 एक अभाज्य संख्या है, इसमें केवल 23 का ही भाग जाता है, और 23 का 23 में भाग जाएगा 1 बार। इस प्रकार 92 के गुणनखंड आ चुके हैं, 2 गुणा 2 गुणा 23। देखिए अब हम 92 को इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं, तो 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो बार बार आया है उसमें घात लगा देंगे, यानी 2 बार आया है, यानी 2 की घात 2। इस प्रकार 92 के गुणनखंड आ चुके हैं 2 की घात 2 गुणा 23। अब हम इनके HCF और LCM निकाल लेते हैं। इनके HCF में क्या होता है, 510 और 92 के HCF में
उभयनिष्ठ के छोटी घात वाले आते हैं। देखते हैं उभयनिष्ठ क्या है, यानी एक जैसा अंक क्या है दोनों में। देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अगला कोई भी अंक मैच नहीं कर रहा है, केवल 2 के अलावा। अब 2 की छोटी घात वाला, यहाँ पर 2 की घात 2 है और 2 की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 2। हमारा क्या हो जाएगा, HCF। कोई और उभयनिष्ठ नहीं है। देखिए अब क्या होगा, 510 और 92 का LCM निकाल लेंगे। इसमें क्या होता है, सभी अंक शामिल होते हैं और उभयनिष्ठ वाले अंक की बड़ी घात आती है। देखिए सबसे पहले 2 है और 2 उभयनिष्ठ भी है, यानी दोनों में है 2। इसका मतलब है बड़ी घात वाली यानी 2 का घात 2 यहाँ पर आएगा। अब अगला अंक देखते हैं, 3 यहाँ नहीं है, इसका मतलब 3 यहाँ भी आएगा, 3 भी आएगा। और 5 यहाँ नहीं है, इसका मतलब 5 भी आएगा। होता भी तो उभयनिष्ठ का बड़ा घात आता 5। 17 भी आएगा, यहाँ नहीं है। और 23 भी आएगा, क्योंकि 23 यहाँ नहीं है, लेकिन सभी अंकों को हमें लेना है। इस प्रकार इतनी बड़ी संख्या आ चुकी है, अब इनका हम गुणा कर देते हैं। देखिए 2 की घात 2, 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4, यह हो गया 4। इन दोनों का हम गुणा कर सकते हैं, 5 तिया 15। अब इनका गुणा कर दीजिए, इन दोनों का तो हमने कर दिया, इन दोनों का कर दीजिए। 17 तिया 51 की 1 हासिल क्या आई 5, 17 दूनी 34 और 5 39। अब देखिए 4 का गुणा 15 में कर देंगे तो हो जाएगा 15 चौके 60 गुणा 391 बराबर शून्य का गुणा हम बाद में शून्य लगा देंगे, पहले 6 का गुणा कर देते हैं। 6 कम 6, 9 छक 54 की 4 हासिल की 5, 6 3 18 और 5 23 और आखिरी में लगा देंगे शून्य। अब हम क्या कर लेते हैं, जो दी गई संख्या है हमारे पास उनका गुणा, क्योंकि हमें प्रूफ करना है वह इक्वेशन। अब हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणा बराबर 510 और 92 हमारे पास दी हुई थी, इनका हम गुणा रफ में कर लेंगे। 510 गुणा 92 करेंगे, सबसे पहले 2 का गुणा करेंगे। देखिए 2 शून्य शून्य 2 एकम 2 और 5 दूनी 10। इसी प्रकार 9 का एक स्थान छोड़कर 9 शून्य शून्य 9 एकम 9 और 9 5 45, इन दोनों को अब हम जोड़ देंगे। 0 2 9 5 और 1 6 और ये हो गया 4, इतना आ गया 46 920, इन दोनों का गुणा। देखिए इस प्रकार हमारे पास दो संख्याओं का गुणा इतना आ चुका है। अब हम उनके HCF और LCF का गुणा कर देते हैं। देखिए अब हम HCF 510 और 92 और LCM 510 और 92 की गुणा कर देते हैं। HCF कितना आया था हमारे पास 2 और LCM था 23,460। देखिए हमने कर दिया है। अब हम इनका गुणा लिख लेते हैं, कितना आता है 2 शून्य शून्य 6 दूनी 12 की 2 हासिल किया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। देखिए इसके बराबर आ चुका है। इसे हम दे देंगे इक्वेशन समीकरण नंबर 1 और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। और अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF और LCM सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार से समीकरण 1 व 2 से दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM, क्योंकि ये दोनों बराबर आया है, ये सिद्ध हो चुका है। क्योंकि हमने पहले दो संख्याओं का गुणा लिया और फिर उनका HCM और LCM का गुणा किया और दोनों बराबर आए, इसलिए हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM, यही सिद्ध करना था। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लिया है। कि हमारे पास जो अगला प्रश्न है उसमें 336 और 54 के बीच में वही इक्वेशन हमें सिद्ध करना है। फिर से हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे और संख्याओं को दाईं ओर लिखकर हम उनके अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 336 के इकाई के अंक में 6 है, यानी कि सम संख्या है और सम संख्या यानी कि 2 का भाग इस संख्या में जाएगा। अब देखिए 2 का भाग देंगे, 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, और आ जाएगा 2, और 3 में से 2 घटा देंगे और यहाँ बचेगा कितना 1, क्योंकि 2 का 1 बार भाग जाने पर आएगा 2, 3 में 2 हटाएंगे बचेगा यहाँ 1, और अगला अंक शामिल करने पर यह हो जाएगा 13,
और 2 का भाग जाएगा 13 में 6 बार। देखिए 6 बार भाग जाने पर कितना आ जाएगा 12, और यहाँ था कितना 13। 13 में 12 घटाएंगे बचेगा 1, और अगला अंक शामिल करने पर यह हो जाएगा 16, और 2 का भाग जाएगा 16 में 8 बार, क्योंकि 2 अट्ठे 16। देखिए फिर से इकाई के अंक में सम संख्या यानी 8 है, और जो कि सम संख्या है 8, और फिर से भाग जाएगा यहाँ पर 2 का। देखिए 2 का भाग 1 में नहीं जाता है, यानी अगला अंक ले लेंगे हम, हो जाएगा यह 16, और 2 का भाग जाएगा 16 में 8 बार। और देखिए अगला अंक है 8, यानी 2 का भाग जाएगा 8 में 4 बार। अब देखिए फिर से इकाई के अंक में 4 है, यानी सम संख्या, यानी फिर से 2 का भाग जाएगा 2 और 8 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। देखिए फिर से इकाई के अंक में 2 है, यानी सम संख्या, फिर से 2 का भाग जाएगा। देखिए 4 में जाएगा 2 का भाग 2 बार, क्योंकि 2 दूनी 4, और 2 में जाएगा 2 का भाग 1 बार। अब देखिए इकाई के अंक में विषम संख्या है, यानी इसमें विषम संख्या का भाग जाएगा। अब 2 का तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यह सम संख्या है। विषम संख्या यानी 3, 5, 7। सबसे पहले 3 के लिए चेक करते हैं। 3 के लिए हम अंकों को जोड़कर देखते हैं। 2 और 1 3 होता है। इसका मतलब है कि इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 3 में 3 का भाग जाता है, और 3 का भाग जाएगा 7 बार। यह तो बहुत ही आसान है। और 7 का भाग जाएगा 7 में 1 बार। देखिए इस प्रकार हमारे पास 336 के गुणनखंड आ चुके हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब हम इन संख्याओं को 336 के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देते हैं कुछ इस प्रकार। 336 बराबर इन सभी संख्याओं का गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इस प्रकार से 2 कितनी बार है यहाँ पर 4 बार, 1 2 3 4, और 3 गुणा 7। क्योंकि 2 बार बार आया है, इसका मतलब हमें यहाँ पर घात लगाने की ज़रूरत है। 2 की घात कितनी आएगी, 2 कितने बार है 1 2 3 4, जितने बार आया है उतने की घात गुणा 3 गुणा 7, बाकी कोई भी बार बार नहीं आया है। इस प्रकार हमें 336 के गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। अब हम निकालते हैं 54 के गुणनखंड। देखिए 54 में इकाई के अंक में 4 है, यानी सम संख्या। इसका मतलब है कि इस संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। सबसे पहले हम छोटी संख्या का भाग देते हैं, और 2 ही है जिसका हम भाग देना है, छोटी संख्या इसमें। अब देखिए 2 का भाग 5 में दीजिए, 2 दूनी 4। 2 बार भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, और 5 में 4 घटाएंगे 1, और अगला अंक शामिल करने पर ही हो जाएगा 14, और 2 का भाग जाएगा 14 में 7 बार। अब देखिए इकाई के अंक में विषम संख्या है, यानी विषम संख्या का भाग जाएगा। 2 के बाद विषम संख्या है 3। 3 का भाग हम कैसे चेक करते हैं, अंकों को जोड़कर। 7 और 2 9, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब है कि इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। देखिए अब हम 3 का भाग देंगे, 27 में कितनी बार जाएगा 9 बार, और फिर से 3 का भाग जाएगा 3 बार, और फिर से 3 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, अब 54 के गुणनखंड आ चुके हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम 54 को गुणनखंड के रूप में लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि 3 बार बार आया है, यानी हमें 3 में घात लगानी पड़ेगी। इसका मतलब हम लिखेंगे 54 बराबर 2 गुणा 3 कितनी बार आया है 1 2 3, यानी 3 की घात 3। इस प्रकार हमारे पास दोनों के गुणनखंड आ चुके हैं। अब हम इनके HCF और LCM निकाल लेते हैं। HCF 336 और 54 का, इसमें क्या होता है उभयनिष्ठ की छोटी घात वाला। देखिए इसमें भी 2 है और यहाँ भी 2 है, लेकिन 2 में छोटी घात कौन सी है 1, यहाँ तो बड़ी घात है 4, यानी कौन सा वाला 2 आएगा 2 ही आएगा। 2 की घात 1 यानी 2 गुणा, अभी देखिए क्या उभयनिष्ठ है 3 भी है, इसमें भी 3 है, और 3 की छोटी घात वाला, इसमें तो बड़ी घात है, यानी 3 की छोटी घात यहाँ क्या आ जाएगी 3। देखिए इस प्रकार हमें 336 और 54 का HCF आ गया है 3 दूनी 6, इसका मान आ गया 6। अब निकाल लेते हैं हम LCM। LCM में क्या होता है सभी अंक आते हैं और उभयनिष्ठ के बड़ी घात वाले। देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 2, और 2 की बड़ी घात आती है LCM में, यानी कि यहाँ आ जाएगी 2 की घात 4, और 3 भी उभयनिष्ठ है,
और बड़ी घात वाला क्या है 3 की घात 3, यानी यहाँ आएगी 3 की घात 3 गुणा और क्या है 7, इसमें नहीं है लेकिन फिर भी आएगा क्योंकि सभी अंक आने चाहिए। अब हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं कि क्या आएगा। देखिए 2 की घात 4 यानी कि 2 का गुणा 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी 2 की घात 4 यानी 16, 2 की घात 4 यानी 16। अब 3 की घात 3 यानी 3 का 3 बार गुणा, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 3 27। इसका मतलब है 3 की घात 3 यानी 27 गुणा 7। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं, बराबर 7 ही 49 की 9 हासिल की आई 4, 7 दूनी 14 और 4 18 गुणा 16। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं रफ में क्योंकि ये बड़ा हो गया है। अब हमें क्या करना है 16 गुणा 1 8 9, या इसका गुणा इसमें कर देते हैं, दोनों तरीके से सही होता है। ये लिखें या ये दोनों सही हैं, हमने इसे इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि हमें 2 ही का गुणा 2 अंकों का ही गुणा करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले 6 का गुणा करेंगे, 9 छक 54 की 4 हासिल की आई 5 और 8 छक 48 और 5 हो गया 53 की 3 हासिल की आई 5 और 6 कम 6 और 5 11। फिर एक स्थान छोड़ देंगे हम, 1 का गुणा इस पूरे अंक में करना पड़ेगा तो वही आएगा, तो पूरा वही लिख लीजिए। अब जोड़ देंगे हम इन दोनों को, 4 9 3 12 की 2 हासिल की 1 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल की 1 3 3024। देखिए हमने इन दोनों का गुणा किया और आ गया हमारे पास 3024। अब हम पिछले प्रश्न की तरह हमारे पास जो संख्याएं दी हैं उन दोनों का गुणा निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पास जो संख्याएं दी हुई थी वो क्या थी 336 और 54, तो दो संख्याओं का गुणा यानी 336 गुणा 54 कर लेते हैं हम रफ में। देखिए सबसे पहले 4 का इन सब में गुणा करना पड़ेगा, 6 चौके 24 की 4 हासिल की आई 2, 4 तिया 12 और 2 14 की 4 हासिल की आई 1, 4 तिया 12 और 1 13। अब हम एक स्थान छोड़कर 5 का गुणा करेंगे इन सब में, 5 छक 30 की 0 हासिल की आई 3, 5 तिया 15 और 3 18 की 8 हासिल की 1, 5 तिया 15 और 1 16। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, 4 ये 4 8 और 3 11 की 1 हासिल की 1, 4 6 और 1 7 और 1 8 और 1 18 144। देखिए हमारे पास इन दोनों का गुणा करके आ चुका है 18 144। अब हम क्या करेंगे, HCF जो होगा 336 और 54 का गुणा LCM जो होगा 336 और 54 का, उनका गुणा करेंगे। हमने LCM HCF निकाला था 6 और LCM आया है 3024, यानी HCF गुणा LCM यानी HCF यानी 6 गुणा LCM यानी 3024, 6 गुणा 3024। अब हम गुणा कर देते हैं, 6 चौके 24 की 4 हासिल की आई 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4 हासिल की आई 1, 6 शून्य 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 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 6 3 18। देखिए हमारे पास जो हमने दो संख्याओं का गुणा किया और HCF और LCM का गुणा किया वह बराबर आएगा। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं और इक्वेशन इसको 2। इस प्रकार हम लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM, क्योंकि दो संख्याओं का गुणा हमने किया और उनके HCF और LCM का गुणा किया और वो दोनों बराबर आया, यानी ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये और ये भी बराबर होंगे। इसका मतलब है दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM। इस प्रकार हमने जो दूसरे नंबर के तीनों प्रश्न थे उसे हमने इस इक्वेशन के रूप में प्रूफ किया है इन तीनों प्रश्न से। आई होप आपको ये तीनों प्रश्न के सॉल्यूशन क्लियरली समझ में आए होंगे। यदि ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।